गुड मॉर्निंग। बीबीए थर्ड ईयर में सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है और इसी से रिलेटेड वीडियो मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, पर्टिकुलर कोई यूनिट को लेकर नहीं बना है। इसमें फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड और भी आगे की यूनिट्स को भी मैंने मर्ज किया है और जिससे मैं वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ वो ब्रिलियंट की बुक है। इससे रिलेटेड पीडीएफ भी आपको थोड़े बहुत वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप सभी को एक एडवाइस है कि ये बुक समय पे ख़रीद लें और रतलाम में भी ये बुक अवेलेबल है। हमारे सब्जेक्ट का नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सबसे पहले समझते हैं सिक्योरिटी क्या हुआ। सिक्योरिटी शेयर्स भी हो सकता है, डिबेंचर्स भी हो सकता है या कोई भी ऐसा ऑप्शन जहां हम पैसा लगाते हैं। सिक्योरिटी शेयर्स भी हो सकता है, डिबेंचर्स भी हो सकता है, बॉन्ड्स भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का कोई भी ऑल्टरनेटिव हो सकता है जहां हम क्या कर रहे हैं, पैसे को लगा रहे हैं। तो जब हम पैसे को लगाते हैं तो वहाँ पर फिनोमिना को बोलते हैं सिक्योरिटी, और जब हम सोच कर लगाते हैं तो उसका नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस। और जब हमारे पास पैसे तो लिमिटेड हों और उस पैसे को सही जगह जब हम यूटिलाइज़ करके लगाते हैं तो उसका नाम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो सिंपल भाषा में सिक्योरिटी मतलब अलग अलग तरह के ऑप्शंस जहां हम पैसा लगाते हैं, जैसे इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इसके अलावा कमर्शियल पेपर, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल्स, ये सब उनके नाम हैं जो सिक्योरिटी है। जब हम सोच कर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका नाम है एनालिसिस। और जब हमारे पास पैसा लिमिटेड होता है और उस लिमिटेड पैसे से हम उस जगह पैसा लगाते हैं जहां हमारा रिटर्न तो क्या हो, मैक्सिमम, और रिस्क क्या हो, मिनिमम। तो इस तरीके के मैनेजमेंट का नाम क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक कहावत है, ऑल एग्स शुड नॉट बी इन द सेम बकेट। सारे अंडे एक डलिया में नहीं होना चाहिए। क्या होता है इस कहावत का मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक ही डलिया में सारे एग्स रखे तो वो क्या होंगे, गिरेंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो पोर्टफोलियो मैनेजर भी यही कहता है कि आप एक जगह पैसा न लगाएं। आपके पास 50 लाख रुपए हैं तो 10 लाख का मकान लें, 10 लाख का सोना लें, 10 लाख शेयर मार्केट में लगाएं, 10 लाख पोस्ट ऑफिस में लगाएं, 10 लाख बैंक एफडी में लगाएं, या जो भी ऑप्शन आपको फीजिबल, सूटेबल लगता है वहाँ लगाएं, लेकिन सारा पैसा एक जगह न लगाएं। इसी का नाम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले जब हम कुछ करेंगे उसका नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो याद रखें, निवेश को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। जब हमारा व्यू 5 साल से ज़्यादा का है तो वो लॉन्ग टर्म है। जब हमारा व्यू थोड़े समय का है, 6 महीना, 3 महीना, तो वो शॉर्ट टर्म है। इन्वेस्टमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैंने एक मकान लिया 50 लाख का, ये मेरा है इन्वेस्टमेंट। उस मकान से मुझे मिल रहा है किराया, ये है मेरी रेंटल इनकम, इसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसा लगाना और बदले में समय पर रिटर्न भी मिलना। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, इन्वेस्ट करना, साथ में हमें उससे पैसा भी मिलना। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब जब हम पढ़ते हैं तो इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ऐसा काम करना जहां पैसा लगे और पैसे की वैल्यू बढ़े। आज 50 लाख का मकान 2 साल बाद कितने का होगा, 60 लाख का, 65 लाख का, फिर 5 साल बाद 1 करोड़ का, तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू और बढ़ेगी। तो जो भी हम लगाएं उसका वैल्यू एप्रिशिएट होना चाहिए, वो है इन्वेस्टमेंट की पहली खास बात। दूसरा, उससे हमें कमाई होना चाहिए। मैंने अभी एग्जांपल दिया किराए का। जब आप लगाते हैं मकान में पैसा तो बदले में अगर आप उसको किराए से देते हैं तो रेवेन्यू के रूप में रेंट की इनकम मिलती है। तो पहला ऑप्शन हो गया पैसा लगाना, दूसरा इनकम को जनरेट करना। इसी तरह से आप बैंक की एफडी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। बैंक की एफडी, पोस्ट ऑफिस में आप पैसा लगाते हैं, बदले में इंटरेस्ट मिलता है, ये भी आपका रिटर्न है। फिर इसके अलावा हमारा इस सब काम करने से वेल्थ की जो होती है वो वेल्थ एक्चुअली बेसिकली वेल्थ प्रिजर्व भी होती है, वेल्थ बढ़ती भी है। क्यों? क्योंकि हम हमारे पैसे को लंबे समय के लिए क्या कर रहे हैं, सूटेबल ऑप्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा टैक्स से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या सिक्योरिटी एनालिसिस या इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि मेरी कमाई ज़्यादा है तो मैं प्रेफर करूँगा मुझे ब्याज की इनकम नहीं लेना है, क्योंकि ब्याज क्या है, टैक्सेबल है। और मैं चाहूँगा कि मैं शेयर्स में पैसा लगा के डिविडेंड लूँ, क्योंकि डिविडेंड टैक्स फ्री है। तो ये पॉइंट भी इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान रखा जाता है। क्या क्या देखा जाता है कि मेरे पैसा जो लगा रहा हूँ उसकी वैल्यू बढ़े, मुझे रेगुलर इनकम मिले, मेरी वेल्थ जो है प्रिजर्व हो, सुरक्षित रहे। फिर मुझे टैक्स की ऑप्शंस को भी ख्याल रखना पड़ता है। जैसे आप सुनते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स। क्यों लगाते हैं? जिनकी कमाई ज़्यादा है वो टैक्स से बचत करना चाहते हैं अपनी।
तो वो इन्वेस्टमेंट करते समय ऐसे ऑप्शंस को अवेल करते हैं जैसे इनकम टैक्स की सेक्शन 80C या म्यूचुअल फंड्स एट्सेट्रा, ये भी इन्वेस्टमेंट के अंदर देखा जाता है। फिर है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। आप गाड़ी चलाते समय देखते होंगे डाइवर्सिफाइड रास्ता, मतलब कहने का मतलब ऑप्शन अवेलेबल हो गए, शहर से बाहर होते हुए ही निकल गए। तो जब आप पैसा लगाते हैं तो एक जगह मत लगाएं, बहुत सारी जगह लगाएं ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। तो अंग्रेजी में उसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में, थोड़ा पैसा पोस्ट ऑफिस में, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा प्रॉपर्टीज़ में, थोड़ा कहीं आप लगाना चाहते हैं PPF में। इस तरह से जब आप पैसा लगाते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहता है। तो हमारा चैप्टर काफ़ी कुछ ब्रीफ समझ में आ गया होगा। सिक्योरिटी मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब जहां हम पैसा लगाते हैं, जिनमें लगाते हैं उनका नाम शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एट्सेट्रा हो सकता है, उसको सिक्योरिटी बोलते हैं। जब हम कुछ काम करते हैं तो सोच के करते हैं, इसलिए उसका नाम एनालिसिस है। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे उद्देश्य फिक्स होते हैं कि हमारी कैपिटल या वैल्यू बढ़े, हमारी इनकम रेगुलर हो, हमारी वेल्थ प्रिजर्व हो, कोई कब्जा ना करे, हमको टैक्स का बेनिफिट्स भी मिले और हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहे, मतलब हमारा पैसा एक जगह उलझ के या फंस के ना रह जाए, ब्लॉक ना हो जाए। ये तो आपने पढ़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब हम थोड़ा सा जाते हैं इन्वेस्टमेंट कैसे करें। इन्वेस्टमेंट दो तरह से कर सकते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है आप अपने को खुद को ही डिसाइड करके पैसा लगाते हो। जैसे आपने शेयर्स में पैसे लगाए, डिबेंचर्स में लगाए, प्रेफरेंस में लगाए, इसमें आपने खुद लगाया पैसा, इसलिए इसका नाम है डायरेक्ट। पर क्या हुआ, आप अगर किसी का सहारा लेकर, जैसे म्यूचुअल फंड्स, LIC, PF एट्सेट्रा ऑप्शंस का सहारा लेकर, इनको बोलते हैं इंटरमीडियरी, इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसमें आप डायरेक्ट नहीं करते हो, आप तो SIP लेते हो। फिर आपके बिहाफ पे वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल हाउस या म्यूचुअल फंड पैसा कहाँ लगाता है, मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट में लगाता है। तो दो तरह के इन्वेस्टमेंट हो गए, एक खुद लगाना और एक इनडायरेक्ट तरीके से लगाना। सबसे अच्छा एग्जांपल ले, खुद जाकर डीमेट अकाउंट खोल के शेयर खरीद लेना, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। IPO में पैसा लगाना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और कुछ समझ में ना आता हो तो म्यूचुअल फंड वालों को, एजेंसीज को पैसा दे देना और वो आपके पैसे को फिर शेयर मार्केट में लगाएंगे, ये कौन सा है, इनडायरेक्ट है। अब आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या देखते हो, सबसे पहले देखते हो सुरक्षा, सेफ्टी, टैक्स सेविंग्स, टैक्स ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, टैक्स की बचत होनी चाहिए, लिक्विडिटी, जितनी जल्दी चाहे उतनी जल्दी हम पैसे को कन्वर्ट कैश में कर सकें। उदाहरण के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो इलिक्विड है और एक शेयर खरीदते हैं वो बहुत लिक्विड है, क्योंकि डिमेट अकाउंट में वो शेयर पड़ा है, आप जब मर्जी जो स्टॉक मार्केट टाइमिंग में है उसको आसानी से बेच सकते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। फिर लॉन्ग टर्म फोकस, इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य हमेशा क्या होता है, लॉन्ग टर्म। जब आपकी सोच लंबी हो, कैपिटल अप्रिसिएशन की हो, आपको पैसा एक गुना नहीं कई गुना करना हो, तब कौन सा ऑप्शन अवेल किया जाता है, इन्वेस्टमेंट का। और एक है डाइवर्सिफिकेशन, जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, पैसा एक जगह लगाने की बजाय मल्टीपल ऑप्शंस में लगाएं तो कहलाता है डाइवर्सिफिकेशन। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिया, फिर हमने ये वर्ड पढ़ा कि कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जो इन्वेस्टमेंट के वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डिसीजन पे इफेक्ट डालते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है कि अच्छे इन्वेस्टमेंट के गुण बताओ, तो बोलिएगा सेफ्टी हो, टैक्स की बचत हो, लिक्विडिटी हो, उसको हम डाइवर्सिफाइड कर सकें, अलग अलग जगह लगा सके, और हमारा फोकस क्या हो, लॉन्ग टर्म हो। इसको आप पढ़िएगा। कोई पूछे इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हो, 5 जगह बताओ, तो बोल दीजिएगा एक म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, एक LIC में कर सकते हैं, हम शेयर मार्केट में कर सकते हैं, इसके अलावा हम रियल एस्टेट में कर सकते हैं, इसके अलावा हम गोल्ड में कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट के क्या हैं, विकल्प हैं। तो कोई भी जनरल क्वेश्चन आ जाए तो वो जवाब दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे देश में जो स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट है वो कौन कौन से हैं। तो एक है स्टॉक मार्केट, जिसको तो आप सब लोग जानते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो मुंबई में सिचुएटेड है, डिमेट अकाउंट खोलते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, उसका नाम तो हो गया स्टॉक मार्केट। कहते भी हैं कि किसी भी इकोनॉमी का बैरोमीटर कौन होता है, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट चलता है तो इस बात का इंडिकेट होता है कि कंट्री की इकोनॉमी सेफ है। दूसरा मार्केट जो होता है वो होता है मनी मार्केट। जब थोड़े समय के लिए फंड को रेस किया जाता है, उस मार्केट का नाम क्या है, मनी मार्केट। मनी मार्केट प्राइमरी डील्स विद हाईली लिक्विड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड दे हैव शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज। जैसे इसकी लॉन्ग टर्म होती है, इसकी क्या मैच्योरिटी होती है, शॉर्ट टर्म। और एक और बात है कि इसमें बड़े बिजनेस हाउस पैसा लगाते हैं, रिटेलर्स हमारे जैसे लोग पैसा नहीं लगाते हैं। होलसेल मनी मार्केट इन्वॉल्व लार्ज वॉल्यूम ट्रेड कंडक्टेड बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेडर। बड़े बिजनेस हाउस जहाँ पैसा लगाते हैं थोड़े समय के लिए, उसको क्या बोलते हैं, मनी मार्केट। और इसमें मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं,
इंडिविजुअल कैन पार्टिसिपेट इन द मनी मार्केट थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सच एज शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कहने का आशय ये हुआ, स्टॉक मार्केट कौन हुआ? स्टॉक मार्केट NSE BSE हुआ, डिमेट अकाउंट खोल के शेयर खरीदिए और बेचिए, ये स्टॉक मार्केट है। IPO लाना है, स्टॉक मार्केट है। पर मनी मार्केट क्या हुआ? ऐसा मार्केट जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए यूज करते हैं, उसका नाम क्या है? मनी मार्केट। एक है बॉन्ड मार्केट। व्हाट डज इट मीन्स? बॉन्ड मार्केट का मतलब हुआ, अ बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट द लोन मेड बाय द इन्वेस्टर टू द बोरोवर। जब आप इन्वेस्टमेंट लोन के रूप में दे रहे हो, किसी को पैसा लोन के रूप में अवेल करा रहे हो, तो उस तरह के मार्केट का नाम क्या हो गया? बॉन्ड मार्केट हो गया। क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स लेंडिंग मनी फॉर स्पेसिफिक पीरियड टिपिकली एट द प्रीडिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट। इसमें हम जैसे एग्जाम्पल लें, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का बॉन्ड, तो क्या कहला रहा है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर पे बदले में आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलता रहेगा। यहाँ इंटरेस्ट का काम नहीं है, यहाँ क्या होगा? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? बॉन्ड मार्केट है। ठीक है, इसको पढ़िएगा तो डिफरेंस। बॉन्ड कैन बी व्यूड एज ए कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया? स्टॉक मार्केट NSE और BSE हो गया। बड़े बिजनेस हाउस शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए जो यूज़ करते हैं उसका नाम है मनी मार्केट। और बॉन्ड मार्केट वहाँ है जहाँ इंटरेस्ट के एक्सपेक्टेशन में आप इन्वेस्ट करते हो और वहाँ रिलेशनशिप लेंडर और बारोवर का होता है। इसी तरीके से एक और मार्केट होता है, इसको बोला जाता है डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव का मतलब आप समझेंगे, जहाँ पर ये बहुत टफ है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। स्टॉक मार्केट में कुछ टर्म यूज़ होती है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, है ना, ट्रेड टू ट्रेड, इस तरह की बातें यूज़ की जाती हैं। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। अ डेरिवेटिव इज़ अ कॉन्टेक्चुअल मल्टीपल पार्टीज दैट डिराइव्ड इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग फाइनेंशियल एसेट्स। दिस कॉन्ट्रैक्ट सच एज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर कंसिडर्ड सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट एज देयर वैल्यू डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी दे आर लिंक टू। देखिए, आपको इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। सरल भाषा में मैं बोलूँ, जब आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक मार्केट है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ही जब आप F&O फ्यूचर और ऑप्शन की ट्रेडिंग करने चले जाते हो, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, इस तरह की जब ट्रेडिंग करते हो, तो उस तरीके के मार्केट क्या कहलाते हैं? डेरिवेटिव मार्केट है। वो उसी का हिस्सा, पर यहाँ ट्रेडिंग का पैटर्न बदल गया है। फिर यहाँ पर क्या होता है? इसके क्या नाम बोले मैंने आपको? इसका नाम मैंने बोला आपको, इसमें होता है दीज कॉन्ट्रैक्ट सच एस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो एग्जांपल याद करी जाइए, जब फ्यूचर्स और ऑप्शंस टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उस तरह के मार्केट का नाम क्या है? डेरिवेटिव मार्केट। देखिए, बहुत लार्ज स्केल पे मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपको शॉर्टकट में सारी चीज़ें मिल जाएं, बाकी तो आप बुक पढ़ेंगे तो क्लियर होगा ही। एक है फॉरेक्स मार्केट, इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यहाँ करेंसी में काम होता है। किस में काम होता है? करेंसी में। is a marketplace where participant can engage in buying, selling, hedging, speculating of currency pairs। कहने का मतलब डॉलर के मुकाबले रुपया, रुपए के मुकाबले पॉन्ड, इस तरह की जब डीलिंग होती है, क्या क्या होती है? बाइंग होती है, सेलिंग होती है, हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है हम अपने आप को सेव करते हैं कि फ्यूचर में हमें लॉस नहीं हो, उस टर्म का नाम क्या है? हेजिंग। और स्पेक्यूलेटिंग, स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है सट्टा। तो ये 4-5 तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सब किसके एग्जाम्पल है? फॉरेक्स मार्केट। इन ब्रीफ रिपीट कर दें, स्टॉक मार्केट कौन है? इसमें प्राइमरी सेकेंडरी दोनों मार्केट है। मनी मार्केट कौन है? शॉर्ट टर्म मार्केट है, जहाँ बड़े बिजनेस हाउस पैसा लगाते हैं। बॉन्ड मार्केट वो है कि जहाँ पर इंटरेस्ट के एंटिसिपेशन में हम पैसा लगाते हैं। डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर और ऑप्शंस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। और फॉरेन करेंसी के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, बाइंग, सेलिंग, हेजिंग और स्पेकुलेशन के, उसको क्या बोलते हैं? फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट भारत में क्या कहाँ कहाँ होता है, तो आपको पता ही है, रियल एस्टेट, ज़मीन जायदाद, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट करते हो, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, पोस्ट ऑफिस स्कीम। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैं आपको 5-7 नाम ऐसे ही बता देता हूँ कहाँ कहाँ कर सकते हो। एक आप इतने में LIC में करिए, प्रोविडेंट फंड में करिए, गोल्ड में करिए, सिल्वर में करिए, म्यूचुअल फंड में करिए, शेयर्स में करिए, रियल एस्टेट में करिए, पोस्ट ऑफिस में करिए। ये 8-10 नाम ही इन्वेस्टमेंट के क्या हैं इंडिया में ऑप्शन से। एक टर्म और आ रही है स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट, मैंने ऊपर भी लिखी है। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कैपिटल अप्रिसिएशन और कमाने के लिए किया जाता है। जब आप सट्टे के मोड में हो,
तो वो स्पेकुलेशन है और ये इलीगल है। भारत में इसको इलीगल माना जाता है। ये तो लीगल मोड है, पर जब आप डिलीवरी के बिना कोई ट्रांजेक्शन करते हो वो है सट्टा, और सट्टा क्या है? इलीगल ट्रांजेक्शन है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक और बात आ जाती है, गैम्बलिंग क्या है? जब मज़े लेने के लिए, फ़न के लिए करते हो काम, तो वो गैम्बलिंग है। जहाँ इन्वेस्टमेंट का इरादा नहीं हो, जहाँ फ़न का इरादा हो, मतलब मज़े के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ सीरियस नहीं है। आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो इन्वेस्टमेंट है, पर कुछ टर्म और पैरेलल चलती है। तो सट्टा वो है जो डिलीवरी के बिना होता है, गैरकानूनी है। इन्वेस्टमेंट कानूनी है। और गैम्बलिंग क्या है? गैम्बलिंग मौज मस्ती के लिए किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर उसका उद्देश्य नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर पूछते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या चीज़ें देखते हो? रिस्क देखते हैं साहब, और रिटर्न देखते हैं। ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिटर्न, कम रिस्क कम रिटर्न। शेयर मार्केट में लगाओगे तो रिस्क ज़्यादा होगी तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा। पोस्ट ऑफिस में लगाओगे रिस्क कम होगी तो रिटर्न भी क्या होगा? कम होगा। अब रिस्क को रिटर्न जो होता है वो किस तरह से होता है? एक्सपेक्टेड मुझे कितना मिलेगा, रिक्वायर्ड कितना चाहिए, रियलाइज कितना मिला, मतलब रिटर्न मतलब हमें बदले में कितना मिला। और रिस्क दो तरह की होती है, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक। जो रिस्क सभी को हो वो सिस्टमेटिक, सभी को रिस्क है। कोरोना आया, सबके धंधे बिगड़ गए, ये सिस्टमेटिक रिस्क है। पर आप ही के बिजनेस में स्ट्राइक हो गई, हड़ताल हो गई, बिजली चली गई, आग लग गई, वो रिस्क कौन सी है? अनसिस्टमेटिक। जो किसी इंडस्ट्री विशेष को हो उसका नाम है अनसिस्टमेटिक, यूनिक। और जो सबको हो वो क्या है? सिस्टमेटिक। दो एग्जांपल सिस्टमेटिक रिस्क का क्या है? मान लीजिए पूरे देश में सूखा पड़ गया, ये सिस्टमेटिक रिस्क है। अर्थक्वेक आ गया, सिस्टमेटिक रिस्क है। कोविड हुआ, सिस्टमेटिक रिस्क है। अनसिस्टमेटिक रिस्क का एग्जांपल क्या है? हमारी ही इंडस्ट्री में हड़ताल हो गई, हमारी ही इंडस्ट्री में लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, कोई आगजनी हो गई, चोरी हो गई, स्ट्राइक हो गई। ये किसी एक इंडस्ट्री में हो रहा है, इसलिए उस रिस्क का नाम क्या है? अनसिस्टमेटिक। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एक और बात आपसे डिस्कस की जाए कि सर रिस्क को कैसे मेजर करते हैं। तो रिस्क को बेसिकली दो मॉडल से मेजर करते हैं। इसका नाम है, एक तो सबसे पहले CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ सिक्योरिटीज़। इसका फार्मूला है RM इंटू बीटा। और रिस्क का सबसे बड़ा इंडिकेटर कौन है? बीटा। बीटा क्या होता है सर? स्टॉक मार्केट में रिस्क को मेजर करने के लिए जिस टर्म को यूज़ किया जाता है उसका नाम है बीटा। तो आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जिस कंपनी का बीटा 1 से ज़्यादा होता है वो ज़्यादा रिस्की होती है, और जिसका बीटा 1 से कम होता है वो लेस रिस्की होता है। और ऑप्टिमम स्टेज बीटा की क्या कहलाती है? 1। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर और क्या पढ़ाना है? इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन प्रोसेस। अब मुझे पैसा लगाना है तो करूँगा क्या? सबसे पहले मैं अपने उद्देश्य तय करूँगा कि भाई मुझे चाहता क्या हूँ। बहुत ज़्यादा रिस्क, बहुत कम रिस्क, या बिल्कुल का नहीं रिस्क। बहुत ज़्यादा रिस्क तो शेयर मार्केट, बहुत कम रिस्क पोस्ट ऑफिस बैंक, और मॉडरेट रिस्क तो म्यूचुअल फंड। ये मेरे उद्देश्य हो गए। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ? अपने पैसे को अलोकेट करता हूँ। जो मेरा पैसा है उसको मैं अपने उद्देश्य के हिसाब से अलोकेट करता हूँ अलग अलग जगह। फिर मैं अपनी रिस्क को क्या करता हूँ? असेस करता हूँ कि भाई कहीं ज़्यादा रिस्क तो नहीं हो रही है। अपनी एज के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। फिर उसमें सब कुछ सही होता है, फाइनली हम उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को क्या कर देते हैं? सेलेक्ट कर देते हैं कि भाई ये मेरा डिसीजन है, मैं आधा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा, आधा FD में लगाऊंगा, ये मेरा पोर्टफोलियो है। इसी का नाम है इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन। और फिर उसको लगातार हम क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर करने का मतलब कहीं हम गलत इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे हैं, गलत है तो उससे पैसा निकाल लो और सही जगह लगा दो, बस इसी को बोलते हैं मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। तो जितना भी मैंने पढ़ाया है इसमें बेसिकली जो मेरे हिसाब से पेपर में क्वेश्चन बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए? इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट के टाइप्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट करते समय ये क्या फैक्टर्स देखे जाते हैं, जैसे सेफ्टी, लिक्विडिटी, सिक्योरिटी, डाइवर्सिफिकेशन, ये बातें। इन्वेस्टमेंट और सट्टे में क्या अंतर है? तो भाई इन्वेस्टमेंट और सट्टे में अंतर आपको मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ क्या है। सबसे पहले मैंने बोला इन्वेस्टमेंट जो है वो लीगल है, स्पेकुलेशन जो है वो इलीगल है। अच्छी बात है। स्पेकुलेशन जो है वो अनसर्टेन है, इन्वेस्टमेंट स्टेबल है कंपैरेटिवली, क्योंकि हमें पता होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट साइंटिफिक है, सोच के कर रहे हैं हम काम। और जो है ये जो स्पेकुलेशन है ये तो टिप्स पे कर रहे हैं, किसी के कहने में आकर, अरे मैंने सुना है ये शेयर ले ले इसका भाव बढ़ जाएगा, जबकि आपको उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो किसी की टिप्स के सहारे जब जाते हो, या किसी के सोशल सर्कल, जिसको कहते हैं ना अफवाह या टिप्स, सबसे बढ़िया शब्द है टिप्स के, किसी की टिप्स के सहारे चले जाते हो तो वो स्पेकुलेशन हो जाता है। और सूझबूझ और समझ और विचार और बुद्धि के साथ, एनालिसिस के साथ जाते हो तो वो क्या हो जाता है? इन्वेस्टमेंट हो जाता है। फिर जब
स्पेकुलेशन होता है तो उसमें रिस्क जो है वो अनलिमिटेड है, तो रिटर्न भी अनलिमिटेड है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट में हमेशा मॉडरेट रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। आपके रिस्क लिमिटेड हो जाने से आपका रिटर्न क्या हो जाता है, मॉडरेट हो जाता है। तो 3 अंतर याद कर लें। स्पेकुलेशन इलीगल है, इन्वेस्टमेंट लीगल है। वहाँ इन्वेस्टमेंट में मॉडरेट रिस्क है, इसमें अनलिमिटेड रिस्क है। और जो टिप्स पे चले वो स्पेकुलेशन है, और जो एनालिसिस से चले वो इन्वेस्टमेंट है। ओके फाइन, ये भी मैंने आपका कवर कर दिया टॉपिक। कोई पूछे सर फिर जब आपने ये पढ़ा दिया तो गैम्बलिंग भी पढ़ा दीजिए, तो मैंने बोला ना गैम्बलिंग फन के लिए किया जाता है। गैम्बलिंग भी जुआ बोलते हैं जिसको। रैशनल पीपल गैम्बलिंग फॉर फन नॉट फॉर इनकम। जब आपका उद्देश्य कमाना नहीं हो, मौज मस्ती हो, तो गैम्बलिंग है। और जहां आपका उद्देश्य स्टेबिलिटी और इनकम है वो इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल क्लियर हो गया। गैम्बलिंग जो है लक का विषय है, उसमें आपका दिमाग नहीं लग रहा, भाग्य। आपका भाग्य अच्छा होगा तो गैम्बलिंग में आप कमा सकते हो। लेकिन इसमें जो इन्वेस्टमेंट है लक का रोल थोड़ा नहीं है। यहाँ तो आप एनालिसिस करके जा रहे हो कि भाई इस कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, इस कंपनी के बुक ऑर्डर्स बहुत अच्छे हैं, इसका परफॉर्मेंस, गुडविल, ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, ये बहुत पुरानी कंपनी है, इसके प्रमोटर्स बहुत अच्छे हैं। जब इतना सब सोच के जाते हैं तब ये जो सोचना होता है वो क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट। इसको ध्यान रखिएगा। एक और बात, गैम्बलिंग में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मजे लेने जा रहे हैं तो गैम्बलिंग की में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ रिटर्न फिक्स भी हो सकता है, कम हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पर कुछ मिलेगा ज़रूर, पर वहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, चलिए इसकी बाद एक और बात है, इन्वेस्टमेंट का जो आउटकम होता है वो इमीडिएट नहीं होता है। आप पैसे पहले पौधा रोपते हो और उसके बाद फल आते हैं, फूल आते हैं, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिटर्न थोड़े समय बाद आता है। और गैम्बलिंग में तो हाथों हाथ रिजल्ट आ जाता है, या तो पैसा आप तुरंत मिल जाता है या नहीं मिलता। तो तीनों में अंतर पड़े। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के किया जाता है, इन्वेस्टमेंट साइंटिफिक प्रक्रिया है, गैम्बलिंग फन के लिए किया जाता है, स्पेकुलेशन इलीगल काम है और वो बिना किसी लॉजिक के किया जाता है। लॉजिक तो है पर कानून, इन द आई ऑफ द लॉ, कानून की नज़र में वो क्या है, इलीगल है। सट्टा जिसको बोला जाता है, आईपीएल का सट्टा, ये क्या कहलाएगा, स्पेकुलेशन। प्रॉपर्टी में पैसा लगाना क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट। और गैम्बलिंग मतलब जुआ, जैसे ड्रीम 11 खेल रहे हो आप, तो वो गैम्बलिंग ही तो है भाई। टीम बनाते हो उस मज़े लेने के लिए, फ़न के लिए बनाते हो। अब उसमें जीतोगे नहीं जीतोगे ये आपके लक पे डिपेंड करता है। चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट के फैक्टर्स बिल्कुल पक्का आ रहा है पेपर में। सेफ्टी देखेंगे, सिक्योरिटी देखेंगे, डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे, लिक्विडिटी देखेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। हम नॉलेज भी देखेंगे, इसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। हम इन्वेस्टमेंट करते समय उस कंपनी का ए से लेकर जेड तक के सारे एस्पेक्ट्स को चेक करेंगे। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट करते समय किए जाने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं। सिक्योरिटी है, लिक्विडिटी है, डाइवर्सिफिकेशन है, टैक्स है, लॉन्ग टर्म फोकस है। मेरी तरफ से और क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस भी है कि हम कंपनी की बहुत अच्छे से बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो रेशियो को पढ़कर ही इन्वेस्टमेंट को करने जाएंगे। ये आपका क्या है, फैक्टर्स है। एक और आखिरी फैक्टर है, इसमें यहाँ लिखा नहीं है, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। हम डिसिप्लिन में भी रहेंगे और पेशेंस भी रखेंगे, क्योंकि बिना पेशेंस और बिना डिसिप्लिन के आप स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट में नहीं कमा सकते। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं हम। कोई आपसे पूछे फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स क्या हैं, बिल्कुल क्लियर बता रखा। स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट और फॉरेक्स मार्केट, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कहीं जगह आप सुनते भी होंगे कमोडिटी मार्केट, वायदा बाजार, जहाँ तेल का, हल्दी का, जीरे का, मिनरल्स का, इन सब कमोडिटी का, जैसे गैस का, सोयाबीन का, लाइव स्टॉक का, एनर्जी का, कॉटन का, इस तरह के सौदे होते हैं, सोयाबीन। तो ये सब कौन सा मार्केट है, कमोडिटी मार्केट। वो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं करा है, आप इसको पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक और मार्केट आपने सुना होगा, आजकल क्रिप्टो करेंसी चल रही है, जो सरकार आरबीआई रोकती है कि इसमें पैसा मत लगाओ, लेकिन लोग फिर भी क्रिप्टो करेंसी में लगाते हैं पैसा, है ना। तो वो भी एक तरह का मार्केट है, पर वो रेगुलराइज्ड मार्केट नहीं है। रेगुलराइज्ड मार्केट तो यही सब हैं चारों, बल्कि इनफैक्ट ये जो पांचों नाम दिए हैं ये आरबीआई और सेबी मिलके क्या करती है, इसको गवर्न करती है, और सरकार का इस पर क्या रहता है, नियंत्रण रहता है। चलिए ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा रिस्क को कैसे मेजर करेंगे ये हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। एक मॉडल है CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जो रिस्क को मेजर करता है। तो सर फिर ये मार्कोविच मॉडल क्या हुआ, देखिए इसको थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लीजिए आप मार्कोविच को। मार्कोविच मॉडल बेसिकली है क्या, बेसिकली जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हो, और जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हो तो जिस मॉडल का सहारा लेते हो उसका नाम क्या है, मार्कोविच मॉडल। मैं पढ़ता हूँ। मार्कोविच मॉडल वाज इंट्रोड्यूस इन 1952 बाय मिस्टर मार्कोविच
It is known as mean variance model and it is a portfolio ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे मार्कोविच मॉडल पे टिप्पणी लिखो तो बोलना मार्कोविच मॉडल 1952 में बनाया गया मॉडल है और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए ये हमें क्या करता है, मदद करता है। क्या मदद करता है? इट एम्स टू क्रिएट द मोस्ट रिटर्न टू रिस्क एफिशिएंट पोर्टफोलियो बाय एनालाइजिंग वेरियस पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन। अलग अलग पोर्टफोलियो विकल्पों को ये हमारे सामने लाता है और जो सर्वश्रेष्ठ पोर्टफोलियो होता है उसका चयन करने में मार्कोविच मॉडल हमारी क्या करता है, मदद। इतना भी लिख देंगे तो आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा कि मार्कोविच मॉडल क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जिस मॉडल का सहारा लेकर हम निर्णय लेते हैं उसका नाम है मार्कोविच मॉडल। 1952 में मिस्टर मार्कोविच ने ये मॉडल बनाया था और ये सिंपल टर्म में हमें सजेस्ट करता है, देखिए मैंने जो बोला वही, इन सिंपल टर्म द मार्कोविच मॉडल सजेस्ट दैट इन्वेस्टर शुड नॉट पुल ऑल देयर एग्स इनटू वन बास्केट। मार्कोविच मॉडल मिलता है सारे पैसे आप एक ही जगह मत लगाइए बल्कि उसको डाइवर्सिफाइड करिए। इतना लिख देंगे तो आपका काम मार्कोविच मॉडल में हो जाएगा। क्या क्या बोलता है मार्कोविच मॉडल कि आप अपने पैसे को सोच विचार करके लगाइए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मार्कोविच के बाद एक और है, सर इस मार्कोविच मॉडल के 2 एडवांटेज बता दो। सबसे पहला एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन, ये कहता है पैसा एक जगह मत लगाओ, बहुत सारी जगह लगाओ। दूसरा ये क्या करता है, इफिशिएंट। इसके अलावा एक और बात बोलता है क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्या होता है क्वांटिटेटिव अप्रोच? इसका मतलब होता है ये रिटर्न को देखता है, वेरिएंस को देखता है, उनके रिलेशनशिप को देखता है, रिस्क को रिटर्न के साथ, रिटर्न को रिस्क के साथ को रिलेट करता है, मतलब आप जिसको मेजर कर सकते हो दिमाग से। तो कुल मिला के ये मार्कोविच मॉडल हुआ। और इसकी बुराई क्या है? तो बुराई इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल मॉडल है, तो अब आप ये पढ़ा लिखा आदमी ही यूज़ कर सकता है, कोई इलिटरेट इसको यूज़ नहीं कर सकता, इसकी बुराई है। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो सिंपल भाषा में मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का जनक जो है वो मार्कोविच है और ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमें गाइड करता है, हमें बताता है कि सारे अंडे एक डलिया में नहीं रखना चाहिए, आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए ताकि आपका पैसा क्या रहे, सेफ रहे। अब एक और क्वेश्चन है CAPM क्या है? तो एक फार्मूला है CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जो कि क्या करता है, मेजर्स रिस्क एंड सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी के साथ जो शेयर्स के साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है उसको कनेक्ट करता है। इसका फार्मूला क्या है? RF रिस्क फ्री रिटर्न, रिटर्न ऑन मार्केट माइनस RF इंटू बीटा। सवाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी दूसरी चीज़ें देखेंगे नेट पे, इसी से रिलेटेड तो क्लियर होगा। इस मॉडल का क्या मतलब है? CAPM मेजर द रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू पोर्टफोलियो रिस्क। ये किसी भी पोर्टफोलियो रिस्क की रिस्क को देखता है और एलिमिनेट करता है उस पोर्टफोलियो से कि रिस्क उसकी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो आपको पता चल गया होगा CAPM मॉडल क्या बताता है, रिस्क को मेजर करता है, कौन सी रिस्क, सिक्योरिटी की, और बताता है कि आपकी रिस्क का जो परसेंटेज है वो किस तरह से कम किया जाए और रिटर्न को ऑप्टिमाइज़ किया जाए। और मिस्टर मार्कोविच का जो मॉडल है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपसे बात करता है। इसको आप पढ़िएगा। एक और बात कभी पूछ सकता है CAPM मॉडल की 2 एजम्पशन बताओ। तो CAPM मॉडल बहुत पहले बना था, वो बोलता सारे इन्वेस्टर रैशनल है, समझदार है। अब सर ये तो रियल लाइफ में होता ही नहीं, सभी समझदार कहाँ होते हैं, पर चूंकि मॉडल बनाने वाले ने पहले ही एजम्पशन। अच्छा CAPM मॉडल किसने बनाया, ये भी आ सकता है। तो विलियम शार्प, जॉन लिंटर और मार्कोविच और जैन मोसिन, इन सब ने मिलकर क्या बनाया, CAPM मॉडल बनाया और इस मॉडल का नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, तो पढ़ देता हूँ। इन 1960 में विलियम शॉर्ट, जॉन लिंटर, मार्कोविच एंड जैन मोसिन डेवलप्ड द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको हेल्प हो जाएगी। और काय के लिए बनाया, रिस्क की जो परसेंटाइल है उसको कम करने के लिए बनाया। इनकी क्या एजम्पशन है, सारे इन्वेस्टर रैशनल होते हैं और इन्वेस्टर को सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है और किसी भी तरह से इन्वेस्टर को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। रियल लाइफ में ये सारी एजम्पशन लागू नहीं होती, पर चूंकि मॉडल है तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। फार्मूला याद करके जाए, RF ब्रैकेट बंद, RM माइनस RF इंटू बीटा। RF रिस्क फ्री है, RM रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, फिर RF रिस्क फ्री है और बीटा क्या है, रिस्क का इंडिकेटर है। तो ये इस तरह से आपका, मैंने लगभग कितनी यूनिट कवर कर ली है इस पूरे वीडियो में, 2 यूनिट। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्विक रिवीजन कर लें। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट, what are the objective of investment, difference between investment speculation and gambling, what are the factors of sound investment policy, what are the options available for investment in India, ये पूरा पढ़ा दिया है। अब सेकेंड यूनिट में लिखा है what do you mean by risk, what are the types of risk बता चुका हूँ, how to measure a risk with CAPM model and this beta,
व्हाट डू यू मीन बाय मार्कोविच मॉडल बता चुका हूँ, और व्हाट डू यू मीन बाय CAPM मॉडल। मैंने पहली और दूसरी यूनिट पूरी कवर की है। आप ब्रिलियंट की ये बुक लेकर इसको अच्छे से पढ़ें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं PDF डाल रहा हूँ, और इसको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करें। इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है इस बुक के पीछे के, वो भी आपको PDF में अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।